अक्सर राजनेताओं के हाथ की उंगलियों में आप अंगूठी देखे होंगे। उन अंगूठियों के नग में कभी देखना, जो पत्थर लगा रहता है उसकी कीमत लाखों में होती है। हर व्यक्ति जो अपने भविष्य को लेकर डरा हुआ होता है वो पत्थरों में अपना भविष्य खोजता है। हमने ऐसे भी राजनीतिक मिसाल इस देश में देखे हैं जहां पर राजनेता अपनी कुर्सी बचाने और गंवाने के डर से तंत्र मंत्र की साधना में शरण में चले गए। आज मैं एक पुस्तक, मैं पिछले कुछ दिनों से इंदिरा गांधी पर कैथरीन फ्रैंक की लिखी हुई किताब द लाइफ ऑफ इंदिरा नेहरू गांधी पढ़ रहा, और इसी के साथ पुपुल जैकर की लिखी किताब इंदिरा गांधी अ बायोग्राफी भी पढ़ रहा हूं। जानकर बड़ा ताज्जुब हुआ कि इस देश में सबसे लंबे समय तक अगर किसी व्यक्ति विशेष का आजाद भारत में किसी परिवार का शासन रहा तो वो नेहरू गांधी परिवार का है। और उस परिवार की सबसे जो कद्दावर नेत्री रही इंदिरा गांधी, उनका तंत्र मंत्र पर जबरदस्त विश्वास था और दूसरे के तंत्र मंत्र से इंदिरा को डर भी लगता था। हम पूरी कहानी आपको बताने जा रहे हैं। आप बने रहिए न्यूज फाउंडेशन के साथ। मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र। कैथरीन फ्रैंक की किताब की शुरुआत में ये उल्लेख मिलता है कि इंदिरा गांधी का जब जन्म हुआ तो उस समय उनकी मां कमला नेहरू एक पंडित की मदद से, एक विद्वान की मदद से, एक ज्योतिषाचार्य की मदद से इंदिरा गांधी का कुंडली बनवाती। और चर्चा यहां तक होती है कि कमला नेहरू के कुंडली और ग्रह नक्षत्रों के आधार पर किसी विद्वान पंडित ने ये भविष्यवाणी की थी कि इस परिवार की 3 पीढ़ियां इस देश पर राज करेंगी। ऐसा हुआ भी। हालांकि जवाहरलाल नेहरू प्रगतिशील सोच के थे, वैज्ञानिक सोच के थे, वो बहुत ज्यादा इस पर विश्वास नहीं करते थे। लेकिन कमला नेहरू शुरू से ही इन चीजों पर विश्वास करती थी, अमूमन तौर पर जैसे हर घरेलू औरतें करती हैं। और मां आनंदमयी के संपर्क में रहती थी। अपने जीवन के अंतिम दिनों में जवाहरलाल नेहरू भी एस्ट्रोलॉजी के ज्योतिष के शरण में चले गए थे। 1962 में बीमारी, उनकी खुद की बीमारी और चीन के हमले के बाद जवाहरलाल नेहरू अपने मंत्रिमंडल के योजना मंत्री गुलजारी लाल नंदा की सलाह पर पंडित हवेली राम से अपनी कुंडली दिखवाए थे। कहा जाता है कि पंडित हवेली राम, ये जिनका दूसरा नाम लाला हवेली राम था, उनके पास अरुण संहिता नाम का प्राचीन ज्योतिषीय ग्रंथ था। जवाहरलाल नेहरू ज्योतिष पर बहुत ज्यादा विश्वास नहीं करते थे, लेकिन योग पर उनका बहुत ज्यादा विश्वास था। वो नित्य योग करते थे स्वास्थ्य लाभ के लिए। कहानी 1956 के आसपास की है। इंदिरा गांधी की तबीयत खराब हो जाती है। उसके पहले जवाहरलाल नेहरू 1955 में अपना स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए जम्मू कश्मीर जाते हैं, जहां पर उनकी मुलाकात धीरेन्द्र ब्रह्मचारी से होती है। और 1956 में जब इंदिरा गांधी की तबीयत खराब होती है तो जवाहरलाल नेहरू ही उन्हें शिकारगढ़, जम्मू कश्मीर में जो क्षेत्र है शिकारगढ़, वहां जाने के लिए कहते हैं। और वहीं उनकी मुलाकात धीरेन्द्र ब्रह्मचारी से होती है। धीरेन्द्र ब्रह्मचारी और इंदिरा गांधी के किस्से अनगिनत हैं, और जो राजनीतिक गलियारों में झांकता है, पढ़ता है, उन तमाम लोगों को पता है कि धीरेन्द्र ब्रह्मचारी ने इंदिरा गांधी को हठ योग और प्राणायाम की शिक्षा दी थी। इंदिरा गांधी पर धीरेन्द्र ब्रह्मचारी का प्रभाव इतना ज्यादा था कि 1983 तक, संजय गांधी की मृत्यु के 1-1.5 साल बाद तक, इंदिरा आवास हो या पीएमओ हो, धीरेन्द्र ब्रह्मचारी बेरोक टोक आते जाते थे। इमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी पर धीरेन्द्र का प्रभाव बहुत ज्यादा था। और धीरेन्द्र ब्रह्मचारी कई बार उनको पुपुल जैकर लिखती हैं कि धीरेन्द्र ब्रह्मचारी उनको डराते थे कि आपका विरोधी जो है वो तंत्र मंत्र और अनुष्ठान के जरिए आपका और संजय गांधी का नुकसान करना चाहता है।
लिहाजा धीरेन्द्र ब्रह्मचारी के माध्यम से इंदिरा गांधी भी तंत्र मंत्र के शरण में रहती थी और तांत्रिक अनुष्ठान करती थी। देवराहा बाबा से मिलने के किस्से मशहूर हैं। देवराहा बाबा प्रख्यात संत हुए। राजनीतिक उथल पुथल के दौरान इंदिरा गांधी धर्मगुरु, एस्ट्रोलॉजर और अनुष्ठान करने वाले, तंत्र मंत्र करने वाले तीनों तरह के आध्यात्मिक गुरुओं के पास जाया करती थी और उनका उपयोग करती थी। संजय गांधी की मृत्यु के बाद इंदिरा गांधी का विश्वास तंत्र मंत्र पर कुछ ज्यादा ही बढ़ गया था और पुपुल जयकर लिखती हैं कि इंदिरा के मन में यह भय बैठ गया था कि संजय गांधी की मृत्यु के लिए वो जिम्मेदार हैं, चूंकि समय रहते चामुंडा देवी की पूजा वो नहीं कर सकी। मतलब कि किसी तंत्र मंत्र के साधक ने इंदिरा गांधी को निर्देश दिया होगा कि आप अमुक समय तक मां चामुंडा देवी की पूजा कर लें, अन्यथा कुछ अनिष्ट होगा। और इंदिरा गांधी के मन में यह भय बैठा हुआ था कि ऐसा नहीं किए, यही कारण है कि मेरा पुत्र असमय काल के गाल में समा गया। एक और किस्सा इंदिरा गांधी के और तंत्र मंत्र के बीच का बड़ा मशहूर है। इमरजेंसी के बाद मोरारजी देसाई की सरकार बन चुकी थी और इंदिरा समेत पूरी कांग्रेस सत्ता वापसी के लिए व्याकुल थी। इसी दरमियान आर.के. धवन के कहने पर मेवात मौलवी जमील इलियासी इंदिरा गांधी से मिलने पहुंचते हैं। आर.के. धवन के कहने पर मेवात मौलवी जमील इलियासी इंदिरा गांधी से मिलने पहुंचते हैं और वो इंदिरा गांधी के बेडरूम में एक ताबीज टांग देते हैं और भविष्यवाणी करते हैं कि आने वाले चुनाव में आपकी जीत सुनिश्चित है। और ऐसा होता भी है। 1980 के लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी या कहें कांग्रेस प्रचंड बहुमत के साथ वापसी करती है। 14 जनवरी 1980 को चुनाव परिणाम आ गया। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री पद की शपथ ले लेती हैं। लेकिन 23 जून 1980 को निजी विमान उड़ाते हुए संजय गांधी की प्लेन क्रैश में मृत्यु हो जाती है। इंदिरा गांधी अंदर से टूट जाती है। यहां पर फिर जमील इलियासी की एंट्री होती है। जमील इलियासी फिर इंदिरा गांधी के पास पहुंचते हैं और वो बताते हैं कि मैंने आपको कहा था कि चुनाव में जब जीत मिलेगी तो मुझे बुलाइएगा, मैं इस ताबीज को उतार कर यहां से ले जाऊंगा। ये बहुत ही पावरफुल ताबीज है, इसको समय रहते नहीं उतारा गया। इसी का ये परिणाम है कि संजय गांधी की मृत्यु हो गई। लेकिन बेटे के मौत के बाद इंदिरा गांधी के मन में यह भय जरूर था, यह पश्चाताप जरूर था कि मां चामुंडा देवी की पूजा मैंने समय रहते नहीं की, इसलिए ऐसा हुआ है। लेकिन संजय गांधी की मृत्यु के बाद से इंदिरा आवास में तंत्र मंत्र अनुष्ठानों का दौर धीरे धीरे समाप्त होने लगा। राजीव गांधी पॉलिटिक्स में आते हैं और धीरे धीरे धीरेन्द्र ब्रह्मचारी का कद घटने लगता है और राजीव गांधी के हाथ में जब देश का नेतृत्व आता है तो राजीव गांधी इन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं करते हैं। हालांकि चंद्रा स्वामी के माध्यम से कांग्रेस के कई बड़े नेता और कुछ एक नेता ये भी दावा करते हैं कि उस समय के प्रधानमंत्री मतलब राजीव गांधी भी तंत्र मंत्र की सहायता लेते थे, लेकिन इसका बहुत प्रखर उदाहरण नहीं मिलता है। लेकिन ये तो मैंने ये बताया कि इंदिरा गांधी या संजय गांधी अपने लिए तंत्र मंत्र का क्या इस्तेमाल करते थे और किस तरीके से तंत्र मंत्र में विश्वास रखते थे। लेकिन बात यहीं पर खत्म नहीं होती है। इंदिरा गांधी और संजय गांधी को दूसरे के तंत्र मंत्र से भी डर लगता था। उत्तर प्रदेश के एक कद्दावर नेता हुए हेमवती नंदन बहुगुणा 2 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। हालांकि कार्यकाल 5 साल का दोनों बार उन्होंने पूरा नहीं किया, लेकिन 2 बार मुख्यमंत्री वो बने।
1973 में और 1974 में। इनके मुख्यमंत्री बनने के बाद से इंदिरा और संजय की बेचैनी बढ़ जाती है। वजह इसके पीछे यह था कि हेमवती नंदन बहुगुणा आजादी के दौरान के नेता थे, मुखर थे, मजबूती से अपनी बात प्रधानमंत्री के साथ हो या कांग्रेस अध्यक्ष के साथ हो रखते थे, और उनका ये बोल्डनेस, उनकी ये मुखरता संजय गांधी और इंदिरा गांधी को लगता था कि आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री पद के लिए चुनौती हो सकते हैं। हालांकि 1971 में ये केंद्रीय राजनीति में चले जाते हैं, सांसद हो जाते हैं, केंद्र में मंत्री भी रहते हैं, लेकिन इंदिरा गांधी के कहने पर ही फिर वापस 73 में उत्तर प्रदेश की राजनीति में लौटते हैं और प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं। इस दौरान एक नेता हैं यशपाल कपूर। याद कीजिए 1971 का लोकसभा चुनाव, जिस लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी को कोर्ट ने यह कहा कि यह अवैध चुनाव है, इंदिरा गांधी का चुनाव रद्द किया गया। उसमें एक नाम आता है यशपाल कपूर, जो कि इंदिरा गांधी की निजी सचिव थे। यशपाल कपूर ने ही 1971 के चुनाव प्रचार के दरमियान सरकारी तंत्र का इस्तेमाल किया, जिसके आधार पर इंदिरा गांधी का चुनाव रद्द हुआ, और यशपाल कपूर उस समय इंदिरा गांधी के सच्चे निजी सचिव थे। ये यशपाल कपूर 1972 में राज्यसभा भेज दिए जाते हैं उत्तर प्रदेश से। यही यशपाल कपूर हेमवती नंदन बहुगुणा के चीफ मिनिस्टर बनने के बाद संजय गांधी और इंदिरा गांधी को बताते हैं कि हेमवती नंदन बहुगुणा मध्य प्रदेश के सतना में एक प्रख्यात तांत्रिक के माध्यम से अनुष्ठान करवा रहे हैं, और उस अनुष्ठान की सिद्धि प्रधानमंत्री पद के लिए है। इंदिरा डर जाती हैं और संजय गांधी बौखला जाते हैं। संजय गांधी यशपाल कपूर और मध्य प्रदेश के तत्कालीन चीफ मिनिस्टर पीसी सेठी को यह जिम्मा देते हैं कि उस एस्ट्रोलॉजर को पकड़ा जाए, खोजा जाए, और सतना के पूर्णानंद चतुर्वेदी के रूप में उस एस्ट्रोलॉजर की खोज होती है, जो वास्तव में कोई ज्योतिषाचार्य न होकर एक वैद्य है, जिसकी सेवा हेमवती नंदन बहुगुणा भी लेते थे और कमलापति त्रिपाठी भी लेते थे। कमलापति त्रिपाठी भी उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता हुए। लेकिन कुलदीप नैयर की एक किताब है इमरजेंसी रीटोल्ड, इस किताब में एक दूसरी चर्चा है। यह किताब कहती है कि 1974 का चुनाव जीतने के बाद हेमवती नंदन बहुगुणा ने उत्तर प्रदेश की जनता को धन्यवाद देने के लिए पोस्टर छपवाया लखनऊ के सड़कों पर, पोस्टर लगवाया लखनऊ की सड़कों पर, और उस पोस्टर से इंदिरा गांधी और संजय गांधी की तस्वीर गायब थे। लिहाजा इस पोस्टर का पब्लिक डोमेन में आना और यशपाल कपूर के द्वारा यह कहा जाना कि हेमवती नंदन बहुगुणा मध्य प्रदेश में किसी तांत्रिक के माध्यम से एक अनुष्ठान करवा रहे हैं, जिस अनुष्ठान में प्रधानमंत्री पद के लिए सिद्धि की कामना है, एक दूसरे के लिए आग में घी का काम किया, और यहां से हेमवती नंदन बहुगुणा के दिन खराब होने लगे। इस्तीफा भी उन्होंने दिया। लेकिन राजीव गांधी के बारे में इस तरीके की चर्चा नहीं मिलती है जिसके आधार पर यह कहा जाए कि हां, राजीव गांधी भी किसी एस्ट्रोलॉजर की शरण में रहते थे या किसी तंत्र मंत्र की शरण में रहते थे और उनसे वो डरते थे। लेकिन इंदिरा गांधी के जीवन में तंत्र मंत्र, आध्यात्मिक गुरु का महत्व की भूमिका बहुत ज्यादा है। धीरेन्द्र ब्रह्मचारी के बारे में चर्चा आम है। एक कहानी हमने आपको मेवात मौलवी जमील इलियासी की बताई। इसके साथ है पुपुल जैकर की किताब का हवाला दिया, जिसमें वो लिखती हैं कि इंदिरा गांधी संजय गांधी की मौत के बाद खुद को इसके लिए जिम्मेदार मानने लगी, चूंकि वो समय रहते मां चामुंडा देवी की पूजा नहीं करवा पाई थी।
इसके अलावा सोनिया गांधी पर लिखी हुई किताब द रेड साड़ी में भी इस चीज की चर्चा की गई है कि किस तरीके से कठिनाई के दौर में इंदिरा गांधी तंत्र मंत्र की शरण में जाती थी, एस्ट्रोलॉजी की, ज्योतिषों के शरण में जाती थी। हम कल फिर मिलेंगे और देश के कुछ और कद्दावर नेताओं के बारे में बताएंगे कि किस किस को तंत्र मंत्र में है विश्वास, किस किस को पत्थर से लगता है डर, और कौन कौन राजनीतिक उथल पुथल होने के बाद पत्थरों की शरण में चला जाता है, रत्न के शरण में चला जाता है। इस वीडियो में धन्यवाद।